देश के किसान को फिर से बसाने के लिए उसकी आमदनी अच्छी हो, उसको लिए आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा ताकि उसकी आमदनी बढ़ सके। देश की सरकार कहती है कि किसान की आमदनी दुगना करेंगे, तो मैं कहता हूं आज वर्तमान किसान की जो आमदन है हम उसको 10 गुना कर सकते हैं। जिन विधियों को हम यहाँ सिखाते हैं और उनको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। इतनी बीमारियां क्यों बढ़ी? इतनी बीमारियों को बढ़ने का कारण है जो खेती में जो अनेक प्रकार के केमिकल, पेस्टिसाइड, उनका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारी जमीन बर्बाद होती जा रही है, किसान की आमदन खत्म होती जा रही है। इस सारे को बचाना अगर हम चाहते हैं तो निश्चित रूप में हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा। इस केंद्र के द्वारा जैविक खेती के बारे में आज बड़े बड़े जो पेस्टिसाइड और केमिकल खाद बेचने वाले लोग, उन्होंने देश की सरकार और नेताओं के मन में डाल दिया कि अगर आप जैविक खेती करेंगे तो देश में अन्न का संकट। सरकार तो 5 ईयर प्लान बनाती है, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए उसमें अपना बजट छोड़ती है, पर वो समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हैं, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करने वाले जो समाज के ऐसी अफसरशाही वो उस प्रकार की प्रमाणिक नहीं है। एक होड़ लगी हुई है, समाज को भ्रमित करने की होड़ लगी है। वोट बैंक के लालच में अनेक पार्टियां अनेक प्रकार की चीजों को फ्री बांटने में लगी हुई हैं, लालच देके वोट, इनडायरेक्ट तरीके से वोट प्राप्त करने का। इससे देश का भला नहीं होगा। तो विपक्ष को कोई खत्म नहीं कर सकता। विपक्ष अगर चरित्र के तरीके से ठीक काम करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ कुलवंत सिंह। आरएसएस के बड़े नेता से आपको मिलवाने जा रहा हूं और आप लोगों को पता होगा या कुछ लोगों को नहीं पता होगा कि पट्टी कल्याणा के पास एक बहुत बड़ा सेवा केंद्र खुलने जा रहा है और मेरे ख्याल इसी साल में ही वो शुरुआत हो जाएगी और इसी महीने के एंड तक शायद आप लोगों को समर्पित हो जाए। और बड़ी बात इस सेवा केंद्र की ये है कि 100 गांव को अडॉप्ट किया है। आरएसएस के बड़े नेता पवन जिंदल जी हमारे साथ हैं और पूरा पूछेंगे कि क्या चीज़ है ये और 100 गांव को जो अडॉप्ट करने जा रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने जा रहे हैं, बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं, ट्रेनिंग देंगे उनको। भव्य बिल्डिंग जो है मात्र 1-1.5 साल के अंदर वो तैयार होकर आपके सामने है। 25 एकड़ में ये बिल्डिंग जो है आप लोग देख रहे हैं, 25 एकड़ में ये बिल्डिंग बनी हुई है। क्या कुछ रहेगा इसमें? 1970 से जुड़े हुए आरएसएस के साथ पवन जिंदल जी उद्योगपति हैं। 60 साल की उम्र में उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, त्याग पत्र दे दिया बिजनेस को, घर बार को नहीं, बिजनेस को त्याग पत्र दे दिया और अब पूरी सेवा जो है अब इसी में लगा रहे हैं और पूरा समय जो है इसी में दे रहे हैं। क्या रणनीति है, किस लिए सेवा केंद्र तैयार किया गया और जो हरियाणा है समालखा के पास पट्टी कल्याणा, ये क्यों चुना है? सब बातों का जवाब जो है पवन जिंदल देंगे। जिंदल साहब धन्यवाद, आपने समय दिया मेरे को। धन्यवाद जी, धन्यवाद। जिंदल साहब क्या मकसद है? एक तो ये पट्टी कल्याणा गाँव क्यों चुना आपने और ये सेवा केंद्र क्या है? सेवा केंद्र देखिए, देश की आज़ादी को 75 वर्ष हो गए। आज पूरा देश 75वां जो उत्सव आज़ादी का वो मना रहा है। जब हम देखते हैं देश की आज़ादी के समय कुछ समस्याएं थी जो 75 साल बाद आज भी देखने को मिलती हैं। एक बार राजीव गांधी जो इस देश के प्राइम मिनिस्टर रहे, उन्होंने कहा कि हमारा केंद्र से 1 रुपया आता है, नीचे पहुंचते वो 16 पैसे रह जाते हैं। तो इसके लिए संघ की मान्यता पहले दिन से ही है, जब से संघ शुरू हुआ, कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो देश के नागरिक का निर्माण करना पड़ेगा। देश के नागरिक को राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत करना पड़ेगा, उसका चरित्र निर्माण करना पड़ेगा। तो संघ इस काम में लगा है। संघ के चलने के भी 97 वर्ष हो चुके हैं। 1925 में शुरू हुआ था, 2025 आने वाला है, 97 वर्ष पूरे हो गए। संघ भी समय समय पर एनालिसिस करता रहता है, संघ भी लगा रहा। परंतु आज जो कुछ मूलभूत समस्याएं देश और समाज में देखने को मिलती हैं, उसका एक कारण जितनी भी सरकारें आई उन सब का फोकस
ज़्यादातर नगरों के विकास के लिए लगा रहा। नगरों का विकास, परंतु भारत एक ग्रामों से जुड़ा हुआ देश है। लगभग 60-70% से अधिक आबादी गांव में रहती है। तो 30-35% आबादी का विकास होने से देश का विकास नहीं हो सकता। तो संघ ने महसूस किया तो ग्राम का विकास होना चाहिए, इसीलिए इसका नाम श्री माधव जन सेवा न्यास के द्वारा सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र इसका निर्माण करने जा रहे हैं। लगभग पिछले 2.5 वर्ष से ये काम प्रारंभ हुआ 25 एकड़ में। आपने कहा कि इसके लिए विशेष रूप में समालखा पट्टी कल्याणा ही क्यों चुना? तो कोई भी व्यक्ति जब किसी भी प्रकार की प्लानिंग करता है उसका लाभ पूरे प्रदेश को मिल सके और वहाँ आवाजाही के अच्छे साधन हों, वहाँ से लोगों का आना जाना, ट्रेन, बस, सब प्रकार की सुविधा रहे और वहाँ का पौन पानी मीठा हो, ज़मीन रीजनेबल रेट में मिले। इन सब बातों को देखते हुए हरियाणा के सेंटर में ये जो पट्टी कल्याणा गांव आता है, इसके आसपास हमने जगह ज़मीन देखनी प्रारंभ की तो पट्टी कल्याणा में वो ज़मीन हमें उपलब्ध हुई 25 एकड़। तो 25 एकड़ 3-4 जिमींदारों से हमने खरीद कर ये केंद्र बढ़ाया। इसका उद्देश्य क्या था? इस केंद्र के द्वारा इसके आसपास के गांव को 2-3 फेज में, जैसे हमारा टारगेट है इस केंद्र के द्वारा 100 गांव में पीने का पानी उपलब्ध हो, शुद्ध पानी, और शिक्षा का उचित प्रबंध हो। इस समाज में रहने वाले लोगों के स्वास्थ्य की दृष्टि से भी उनकी देखरेख हो और इन गांवों में रहने वाले युवा जो आज बेरोजगार हैं तो उनको भी कोई ना कोई स्किल का काम सिखाकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करके अपने जीवन में सफलता की और अग्रसर होने का एक अवसर प्राप्त हो। इन बातों को सोचकर ये काम शुरू हुआ है। अब ये जो केंद्र है 25 एकड़ में बना है, इसमें 6 हॉल हैं जिसमें 300 लोग बैठ सकते हैं, 400 लोगों का बैठने का एक ऑडिटोरियम है, 400 लोगों का एक मेडिटेशन हॉल है, 2000 लोगों का एक मीटिंग हॉल है, 3000 लोगों का एक मीटिंग हॉल है। इसका जो डाइनिंग हॉल है उसमें 2000 लोग एक साथ बैठकर भोजन कर सकते हैं। 2000 लोग इसमें अपने घर के तरीके से रह सकते हैं। उतने शौचालय, बाथरूम, यूरिनल, WC ये सब बने हुए हैं। और इसके साथ साथ 20 एकड़ ज़मीन हमने किसानों से लॉन्ग लीज पर ली है, जिसमें हम आसपास के, क्योंकि गांव का जो मुख्य धंधा वो कृषि होता है, कृषि भी आज बहुत बड़ा एक घाटे का सौदा होता जा रहा है और जो किसान है वो कृषि को छोड़ता जा रहा है। तो हमने महसूस किया अगर इसी प्रकार से किसान छोड़ता रहेगा और गांव को भी छोड़कर शहर में आता जाएगा तो गांव भी उजड़ जाएगा और खेती भी उजड़ जाएगी। तो और देश के सामने जो आज से 25-30 साल पहले एक अन्न का संकट था वो दोबारा से हो सकता है। देश के किसान को फिर से बसाने के लिए उसकी आमदनी अच्छी हो, उसको लिए आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण देना पड़ेगा, उसको सिखाना पड़ेगा ताकि उसकी आमदनी बढ़ सके। देश की सरकार कहती है कि किसान की आमदनी दुगना करेंगे। मैं कहता हूँ मैंने ऐसे एक्सपेरिमेंट किए हैं और अनेक हजारों की गिनती में किसानों ने उसको आके देखा भी है। तो मैं कहता हूँ आज वर्तमान किसान की जो आमदन है हम उसको 10 गुना कर सकते हैं जिन विधियों को हम यहाँ सिखाते हैं और उनको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। अभी पिछले साल 1 एकड़ का हमने पॉली हाउस लगाया। उस पॉली हाउस में 16,39,000 की शिमला मिर्च हमने मंडी में बेची है। प्रतिदिन का डाटा हमने लिखा हुआ है। जो किसान रेगुलर यहाँ आते रहते हैं, टच हैं, उन्होंने इस प्रकार की खेती के दर्शन भी किए हैं। जहाँ मशरूम का सिखाने का भी एक सेटअप है, मशरूम भी एक अच्छा साधन है तो किसान की आमदन को बढ़ाने के लिए।
फिर जहां किसान की जमीन बंजर है, पानी की उचित प्रबंध नहीं है, वहाँ भी गौशाला से या गाय का, पशुओं का अगर हम गोबर लेकर उसकी केचुआ जैविक खाद बनाते हैं तो 1 एकड़ से जैविक खाद में भी हम 15 लाख रुपए की आमदनी कर सकते हैं। तो इस प्रकार के जो काम हैं ये सब ट्रेनिंग के, प्रशिक्षण के, वो इस केंद्र में चलेंगे। इसके कारण इसके आसपास क्षेत्र में खुशहाली आएगी, किसान साधन संपन्न होगा। आज किसान जो आंदोलन में लगा हुआ है, जो परेशान है, उससे हटकर वो इस काम में लगेगा। आज ये करना इसलिए भी ज़रूरी है। मैं गुरुग्राम में 1992 में पंजाब से आया था, तब एनसीआर में एक हॉस्पिटल था अपोलो हॉस्पिटल। उस समय बहुत महंगा हॉस्पिटल था, उसमें इक्का दुक्का लोग कोई जाते थे, जो बड़े खर्चा करने वाले लोग वही उसमें दिखाने जाते थे। परंतु 25-30 साल के समय में एनसीआर में अपोलो जैसे 25-30 हॉस्पिटल खुल गए, बड़े बड़े वेदांता, फोर्टिस, एम्स, ऐसे अनेक प्रकार के हॉस्पिटल खुले जो बहुत ही कॉस्टली, महंगे हैं, इलाज बहुत महंगा है। परंतु एक तरफ सरकार या नेता लोग इसका दावा कर सकते हैं कि 1992 में एक हॉस्पिटल एनसीआर में था, देश ने इतनी तरक्की की कि इस 25 साल में उस तरह के 25 हॉस्पिटल खुल गए। परंतु दूसरी तरफ मैं देखता हूँ, क्या अगर इसी तरह हॉस्पिटल खुलते रहेंगे, ये देश तो हॉस्पिटलों का ही देश हो जाएगा। हॉस्पिटल खोलना कोई उचित काम नहीं है। इसका अगर रूट काज एनालिसिस करते हैं तो हमारे ध्यान में आता है ये इतनी बीमारियां क्यों बढ़ी। इतनी बीमारियों को बढ़ने का कारण है जो खेती में जो अनेक प्रकार के केमिकल, पेस्टिसाइड, उनका उपयोग दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हमारी ज़मीन बर्बाद होती जा रही है, किसान की आमदन खत्म होती जा रही है। इस सारे को बचाना अगर हम चाहते हैं तो निश्चित रूप में हमें जैविक खेती की ओर बढ़ना पड़ेगा। इस केंद्र के द्वारा जैविक खेती के बारे में आज बड़े बड़े जो पेस्टिसाइड और केमिकल खाद बेचने वाले लोग, उन्होंने देश की सरकार और नेताओं के मन में डाल दिया कि अगर आप जैविक खेती करेंगे तो देश में अन्न का संकट आ जाएगा। मैं दावे से कह सकता हूँ, पिछले साल मैंने 1 एकड़ में 9 क्विंटल आलू का बीज बोआ था। 90 दिन में उसमें 120 क्विंटल आलू पैदा हुआ। तो कौन सा कम हो सकता है? मैं ये कोई कही बात नहीं कहता, मैं सब किसानों को निमंत्रण देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ, इस प्रकार की खेती को आकर देखें। अभी मैंने बताया कि 16,39,000 की मशरूम, ये शिमला मिर्च मैंने 1 एकड़ में निकाली, पर मेरी तसल्ली अभी भी नहीं है। मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान अभी कंस्ट्रक्शन में भी था, 2-3 महीने में हमारा एक केंद्र दिवाली तक पूरा हो जाएगा। उसके बाद पूरा ये प्रशिक्षण के कामों में पूरा ध्यान देंगे, और प्रशिक्षण के काम जब ठीक चलेंगे तो मेरा टारगेट है कि 1 एकड़ में 25 लाख रुपए की शिमला मिर्च तैयार करेंगे, 4 लाख रुपए का खीरा निकलेगा, 10 लाख रुपए का टमाटर निकलेगा। ऐसे अनेक प्रकार की जो फसलें वो जैविक भी होंगी और वो किसान की संपन्नता करने वाली भी होंगी। इन दोनों प्रकार के लक्ष्यों को लेकर मेरे को लगता है इसका पहला फेज दिवाली के आसपास अक्टूबर-नवंबर महीने में हम प्रारंभ कर देंगे। इस केंद्र का हमने प्रशिक्षण की दृष्टि से टाई अप MOU स्किल यूनिवर्सिटी, विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी गुरुग्राम के साथ भी टाई अप MOU साइन किया है। उसकी देखरेख के अंतर्गत ये सारे प्रशिक्षण के काम चलेंगे, जहां ट्रेनिंग प्राप्त करने वाले जो विद्यार्थी होंगे वो किसी भी प्रकार का प्रशिक्षण लेंगे तो उनका सर्टिफिकेट वो विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी का सर्टिफिकेट मिलेगा, जिसकी समाज में अनेक प्रकार के सरकारी आधारों में नौकरी करने के लिए भी उसका महत्व होगा। इस प्रकार के काम इस केंद्र के द्वारा होंगे। मैं जब पूरा घूम रहा था, मेरे कल अभी आम आदमी जाए तो 2-2.5 घंटे लग जाए, इतना बड़ा केंद्र आप लोगों ने यहाँ स्थापित कर दिया। बेरोजगारी की भी बात जो है चल रही है। अभी मैं देख रहा था, जैक्वार कंपनी एक बड़ी कंपनी है, उसने अपना जो प्रयोगशाला यहाँ पर बनाई है,
उसके लिए भी युवाओं को ले रहे हैं। और जैसा कि मेरा पहला क्वेश्चन है कि 100 गाँव को आप अडॉप्ट कर रहे हैं, 100 गाँव के लिए क्या कर रहे हैं आप? देखिए 100 गांव हमारा एक मोटा मोटा कहना है। इस केंद्र के 10-15 किलोमीटर के रेडियस में जितने गांव आएंगे, पहले फेज में हम एक बार एकदम 100 नहीं ले पाएंगे। हम 25-25 गांव लेते जाएंगे, उनको 6-8 महीने साल बाद उस गिनती को बढ़ा देंगे और 2-3 साल में वो 100 होंगे, 100 से अधिक भी होंगे। हमारा तो सोच है कि यहाँ से प्रशिक्षण लेकर अपने प्रदेश का और देश का कोई भी गांव इस प्रकार के कामों से वंचित न रहे। ये एक मॉडल प्रोजेक्ट है। इसके सक्सेस होने के बाद 1-2 साल के रिजल्ट देखेंगे तो देश के अन्य भागों में भी संगठन के आगे हम निवेदन करेंगे कि ये अगर सफल प्रयोग होता है तो देश के बाकी हिस्सों में भी इस प्रकार के केंद्र बनने चाहिए, जो समाज के गांवों को प्रोत्साहन देकर, क्योंकि हमारे लिए केवल ये समालखा के आसपास के 100 गांव नहीं, पूरे देश के संपन्नता होनी चाहिए, तब देश आगे बढ़ेगा। तो ये एक मॉडल प्रोजेक्ट है। मॉडल के बाद ये विस्तृत रूप में भी बनाया जाएगा। अभी एक राजनीतिक क्वेश्चन, जब आप बार बार नेताओं की भी बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन बनता भी है। बीजेपी आरएसएस से निकली हुई है, प्रधानमंत्री आपके हैं और आपके हरियाणा में भी आपकी सरकार है, ये कह सकते हैं। इन सरकारों से खुश हैं आप? बेरोजगारी को दूर नहीं कर पाई है, और इस तरह की प्रयोगशालाएं ये भी कर सकती थी, क्योंकि आजकल आज जो सबसे बड़ी बात है वो बेरोजगारी की है। बेरोजगार धक्के खा रहे हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं हो पा रही। आप इन सरकारों से खुश हैं? या ऊपर लेवल तक कभी आप लोगों की इस बारे में चर्चा होती है? देखिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक गैर राजनीतिक संगठन है। इसके लिए मैं आज ऐसा नहीं कहता कि आज हमारी सरकारें हैं, जो कल सरकारें थी वो भी हमारी थी, क्योंकि देश के संविधान के मुताबिक देश की जनता जिस सरकार को भी चुनकर भेजती है, मत तो रहता है, अलग अलग रहता है, एक परिवार में भी कई मत के लोग होते हैं, परंतु जब सरकार चुनी जाती है तो किसी पार्टी की नहीं रहती, वो देश के संपूर्ण देश की होती है और संपूर्ण देश के नागरिकों को उसको अपना मानना चाहिए। तो इससे पहले मान लो ये बीजेपी के मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हैं, उससे पहले खट्टर जी थे हुड्डा जी थे, भूपेंद्र हुड्डा जी थे। तो भूपेंद्र हुड्डा जी से भी मेरे अच्छे संबंध हैं, वो भी एक अच्छे मुख्यमंत्री थे। इस देश के सामने संकट क्या है? देश की आज़ादी के बाद जो सबसे प्रमुख रूप में काम करना चाहिए था, देश के नागरिक को, हमारा देश एक लंबी गुलामी के कालखंड के बाद आज़ाद हुआ है। अनेक प्रकार के इस गुलामी के कालखंड में समाज में अवगुण उत्पन्न हो गए। उन अवगुणों को समाप्त करके देश और समाज के प्रति समर्पित भाव से काम करने वाला व्यक्ति निर्माण करना, हमारे समाज के जो श्रेष्ठ जीवन मूल्य थे उनको स्थापित करने के लिए जो समय लगना चाहिए था उसकी और कम लगा। उसके कारण उस प्रकार का व्यक्ति तैयार नहीं हुआ। काम तो सरकार कोई भी आए अच्छे चरित्रवान व्यक्तियों के द्वारा होंगे। जब चरित्रवान व्यक्ति तैयार हो जाएंगे तो काम भी, जो सरकार तो 5 ईयर प्लान बनाती है, अनेक प्रकार की समस्याओं के लिए उसमें अपना बजट छोड़ती है, पर वो समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हैं, क्योंकि उनको इम्प्लीमेंट करने वाले जो समाज के ऐसी अफसरशाही वो उस प्रकार की प्रमाणिक नहीं है। आज भी हम सब लोगों को, इस देश के नागरिक को देशभक्त और समाज के बारे में सोचने वाला बनाना पड़ेगा। आज हम देख रहे हैं एक होड़ लगी हुई है, समाज को भ्रमित करने की होड़ लगी है। वोट बैंक के लालच में अनेक पार्टियां अनेक प्रकार की चीज़ों को फ्री बांटने में लगी हुई हैं, लालच देके वोट, इनडायरेक्ट तरीके से वोट प्राप्त करने का। इससे देश का भला नहीं होगा, दूरगामी परिणाम अच्छे नहीं होंगे। देश का मेहनतकश व्यक्ति वो आलसी बन जाएगा अगर हम इस प्रकार करते रहे। देश के नागरिक को मेहनती, ईमानदार, देश और समाज के लिए काम करने वाला बनाना पड़ेगा। नहीं, आप फिर खुश हैं खट्टर सरकार से, अपनी सरकार से भी ठीक काम हुआ है या नहीं हुआ है? देखिए, मैं पहली बात, क्योंकि संघ राजनीतिक लाइन की सोच रखने वाला व्यक्ति नहीं, हम सारी सरकारों के ही कुछ बहुत अच्छे काम होते हैं,
कुछ काम नहीं भी हो पाते। तो मेरे को लगता है पहले से कुछ अधिक मात्रा में पारदर्शिता, जैसे ऑनलाइन बहुत सारे काम शुरू हुए, जितना ब्यूरोक्रेट के पास जाने का काम रहेगा उतना यह रिश्वतखोरी ये सब बढ़ती जाएगी। ऐसे प्रयत्न इस 8-10 साल के समय में हुए हैं ताकि जो फाइल है वो ऑटोमेटिक तरीके से आगे बढ़े, और आगे भी पर अभी बहुत बड़ी गुंजाइश है। अभी ये बहुत सारे काम करने बाकी हैं, तो इसमें और सारी अच्छी चीज़ें सोची जा सकती हैं जो अभी होंगी। तो मुझे लगता है समय समय पर हमें, हमारे से तो जो भी कोई सुझाव मांगेगा, वो चाहे कोई भी पार्टी हो, हम तो अपना सुझाव देश और समाज हित में हमेशा देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। ये आप विपक्षी पार्टियों की भी बात करें, लास्ट क्वेश्चन है बस, आपने भी जाना है। विपक्षी पार्टियां तो ये हमेशा आरएसएस के खिलाफ रही हैं, जैसे राहुल गांधी बोलते हैं और बड़े बड़े नेता बोलते हैं भी आरएसएस नहीं है, ये उग्रवादी ये तैयार करते हैं। देखिए, आरएसएस के जो नज़दीक रहे आज तक आए, तो उन सब लोगों को आरएसएस के प्रति विश्वास है। आज केवल देश के लोगों को नहीं, पूरे विश्व के लोगों को आरएसएस के प्रति एक आशा और समर्पित, और देश दुनिया का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन के नाते माना जाता है। ये बीबीसी के द्वारा भी माना गया, उसके द्वारा अनाउंस किया गया। तो आरएसएस, देखिए, जो विरोधी पार्टियां जिसको कहते हैं, जब देश आज़ाद हुआ, लगभग आज़ादी के 1 वर्ष बाद ही 30 दिसंबर 1948 को महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या हो गई। उस समय की सरकार ने इस हत्या का आरोप संघ के ऊपर लगाकर संघ को बैन कर दिया, और संघ के लगभग 70-80 हज़ार लोग, उस समय जो कार्यकर्ता थे, उनको जेलों में ठोक दिया। उस समय दूसरी कोई पार्टी नहीं थी, जनसंघ जिसको कहते हैं वो भी नहीं था, वो भी 51 में बना। पर उस समय कुछ लोगों ने महसूस किया कि इसकी आवाज़ उठाने के लिए कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी चाहिए। उस समय जो आरएसएस प्रमुख थे MS गोलवलकर, उनके पास कुछ लोग आए भी कि हम ऐसे ऐसे राजनीतिक पार्टी बनाना चाहते हैं। MS गोलवलकर ने कहा कि संघ का राजनीतिक सोच नहीं है, संघ सामाजिक परिवर्तन समाज के द्वारा करना चाहता है, इसलिए परंतु एक सशक्त अपोजिशन रहनी चाहिए, इसके लिए आप बढ़ाइए। तो उन्होंने कुछ अच्छे लोग उस समय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, ऐसे लोग उनको, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को दिए, बाद में लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी, ये लोग दिए। इन्होंने एक दूसरी पार्टी, जो पहले जनसंघ था, फिर जनता पार्टी बनी, फिर भारतीय जनता पार्टी बनी, ये चलाते गए, परंतु एक मुद्दे पर लगातार चलते रहे। 80-82 तक तो लगभग पार्लियामेंट में 2 सीटों तक पहुंचे। अगर इनका राजनीतिक एम होता तो एक 30-40 साल का इतिहास तो छोड़कर भाग जाते, परंतु देश में राजनीति में भी शुद्धता आए, इस प्रकार की सोच लेकर एक देशभक्त नेताओं ने काम किया, लगातार किया, और उसके धीरे धीरे समाज ने भी उसको महसूस किया, उसके रिजल्ट दिए। और आज मैं ये कहता हूँ, देश के अनेक दूसरी पार्टियों को, राजनेता जिनके मैं घर में भी जाता हूँ, उनको मिलता हूँ, व्यक्तिगत बात करता हूँ, तो उनका कहना होता है ये बातें हमारी राजनीतिक मजबूरी है आलोचना करना, परंतु संघ ही एक ऐसा देश और समाज को समर्पित और इसका विकास करने वाला है, भाई साहब आप अपने काम को तेज करिए, ये सब लोग कहते हैं। लेकिन ये काफी मजबूत विपक्ष की बात अब जो आप कर रहे हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय जी, उन्होंने भी पार्टी बनाई। आज की बात करें, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि पूरे देश में विपक्ष को ही ख़त्म किया जा रहा है, उन्हीं के ही बंदे बीच में लेके उन्हीं में फूट डलवा के उन्हीं का मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, और अब एक मुद्दा ये है कि विपक्ष मुक्त देश लेकर ही जो है बीजेपी चल रही है, इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, बीजेपी की क्या नीति है, वो क्या करते हैं, वो राजनीतिक पार्टी है, वो क्या सोचती है, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं, तो बीजेपी के लोग ही बताएंगे। परंतु विपक्ष को कोई खत्म नहीं कर सकता। विपक्ष अगर चरित्र के तरीके से ठीक काम करता है, देखिए विपक्ष अभी इस चुनाव से पूर्व
इस देश के जितने बीजेपी के अतिरिक्त जितने दल थे वो एक साथ इकट्ठे हुए, उन्होंने मिलकर चुनाव लड़ा, पर वो सफल नहीं हुए। सफल ना होने के बाद वो केवल एक मौका नहीं था, वो लगातार काम करते, लगातार मिलकर चलते, परंतु उनका उद्देश्य था राजनीति पर कब्जा करने के लिए एक टेम्पररी गठजोड़ किया, जो कि बाद में बिखर गया। आज वो दोबारा से फिर कॉल करेंगे, कर रहे हैं कि इस तरह से हम फिर इकट्ठे करें। उसके ऊपर समाज कैसे विश्वास करे, नेता कैसे विश्वास करें, क्योंकि विपक्ष कोई दूसरा खत्म नहीं करता। विपक्ष को जैसे जनसंघ को एक लंबा कालखंड, भाई 1947 से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी जब पहली बार आए तो एक 50 साल का इतिहास लगा। 50 साल तक वो इसकी इंतजार करते रहे, लगातार अपने मिशन में लगे रहे। अब विपक्ष एक चुनाव में ही अगर इस प्रकार से इकट्ठे होकर बिखर जाएगा तो समाज कैसे विश्वास करेगा? समाज ही उसको नकार देगा। ये कोई दूसरी पार्टी नहीं, पार्टी तो कोई भी हो, वो पार्टी तो हमेशा चाहेगी कि हमारी पार्टी मजबूत रहे और दूसरे कमजोर रहे। ये तो आम एक प्रकृति का नियम है। जब वो थे वो भी लगे हुए थे, परंतु जो पार्टी है वो अपने चरित्र के द्वारा, अपने कामों के द्वारा, अपने एजेंडे के द्वारा, अपने समाज में प्रदर्शन के द्वारा समाज को सशक्त एक सामने का विपक्ष खड़ा होने का ये एहसास दिलाए, तब उसको ही मिलेगा। इसके लिए हो सकता है उनको 15-20 साल संघर्ष करना पड़े, उस करने की हिम्मत रखें तो निश्चित रूप में होगा। पट्टी कल्याणा में आएंगे तो एक आकर्षण का केंद्र जो है यहाँ पर बनने जा रहा है। जब यह बनेगा लोग यहाँ पर जन्मदिन मनाने भी आएंगे, क्योंकि हर चीज़ यहाँ पे आपको देखने की मिलेगी। छुट्टियां मनाने के लिए भी यहाँ पर आ सकेंगे। इस तरह का जो माहौल है यहाँ पर बनाया गया है। 3-4 घंटे हम लोग घूमे हैं, लेकिन प्रॉपर तरीके से हम लोग आपको जगह नहीं दिखा पाए। फिर जब ये पूरा तैयार हो पाएगा, फिर हो जाएगा, फिर हम लोग दोबारा इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मोटा मोटा हमने दिखाने की कोशिश, और जो मैं समझ पा रहा हूँ कि वाकई का आकर्षण का केंद्र यहाँ पर बनेगा। और पानीपत जो है इस जो केंद्र बन रहा है इसके नाम से भी जल्दी जो है जाना जाएगा। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप पंचाल के साथ कुलवंत। सच सिर्फ हम दिखाते हैं।